बेटा तुम्हारी अम्मा मुझे कुछ भी खाने नहीं देती, मगर बेटा ये मीठे चावल बनाना कहाँ से सीखा तुमने? नाना, ये मीठे चावल मुझे सलमा आंटी ने बनाना सिखाया है। नहीं मालूम कि हम दोनों के बीच में समंदरों की दूरियां हैं और उसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को थाम चुके हैं। वो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नेक है, घर में बिल्कुल अकेला रहता है, ना माँ बाप ना भाई बहन। कहते हैं कि दोपहर में होटल में खाना खाता हूँ और रात में कुछ नहीं। सिर्फ एक बार हाँ कह दो, फिर देखना ये पुजारी तुम्हारे चरणों में क्या क्या नहीं अर्पित करता। वो मशीन लाया, उसमें एक बकरा डाल दिया, अच्छा, साबुत बकरा डाल दिया, हाँ। घी के डब्बे डाल दिया, मसाले डाल दिया, चावल डाल दिया। वो डालने का बटन दबाते पीछे से साहब बिरयानी निकली। देखो पूरी मशीन में बन के निकल गई बिरयानी। खुशबा मोहल्ले वालों में जल जा रही। अब गोविंद और उनके साथी अमान आपके सामने डांस का मुजाहरा करेंगे। और अब आपके सामने ड्रामा तलाश पेश किया जाएगा, जिसे प्रोफेसर दानिश हसन ने लिखा है और प्रोफेसर विनय कुमार इसके हिदायतकार हैं। इसका अहम किरदार अथर और रोशन अदा करेंगे। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अक्सर ऐसा लगता है जैसे जिस्म की नसें तन गई हो,
पोर पोर दुख रहा हो। एक सुलगती हुई प्यास ने जैसे रूह को कांटों की शक्ल दे दी हो। कभी कभी शिद्दत से मन चाहता है कि अपने बदलते वजूद को किसी मेहरबान और शफीक के हाथों दे दूं और खुद को भूल जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सोचती हो? देखो पूजा, कभी ऐसा भी तो महसूस करके देखो कि तुम्हारे बहुत नजदीक कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि तुम्हारे दुख और सुख को अपने अंदर समेट लेना चाहती है। पूजा, मैं तो न जाने कब से तुम्हारी राहों में नजर बिठाए बैठा हूं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी मोहब्बत को नहीं जाना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहता हूं। लेकिन ये सब कुछ कैसे करोगे? तुम सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मेरी हो, फिर देखना मैं दर्द गम के गर्म झोंकों को भी अपने ऊपर झेल लूंगा। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लूंगा। और क्या करोगे तुम मेरे लिए? अपनी तलाश में और क्या करोगे तुम मेरे लिए? एक बार, सिर्फ एक बार तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर देखना ये पुजारी अपनी इस देवी के चरणों में क्या क्या न्यौछावर कर देता है। मुझे देवी बना लोगे? हाँ, मैं आसमान बनकर तुम्हारे इस वजूद को अपने अंदर समेट लूंगा। तुम भी एक मर्द हो राहुल। मैंने हर रूप में मर्द को देखा है, एक बाप के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक शौहर के रूप में और तुम्हारे जैसे जानिसार आशिक के रूप में। तुम औरत को प्यार कर सकते हो, लेकिन एक बेजान मूरत के रूप में। तुम उसे अपनी जात में जज्ब कर सकते हो, लेकिन कभी खुद को उसके हवाले नहीं करोगे। तुम आसमान बन सकते हो, सब कुछ खुद में समेट सकते हो, लेकिन कभी धरती बनने की बात नहीं करोगे। राहुल, तुम क्या जानो अपने वजूद की पहचान क्या होती है, क्योंकि तुम मर्दों को तो ये पैदा होते ही हासिल हो गई थी। राहुल, एक औरत से पूछो, पूछो जो सिर्फ फला की माँ है, फला की बेटी, फला की बहू, फला की बीवी। तुम आसमान बनाने वालों धरती का दर्द क्या जानो? दुखों को समेटना आसान है, अरे दुखों को सहना सीखो, और हम पर छा जाने वालों हमें अपने कदम से कदम मिलाकर चलने दो। ऐसा कहाँ हो सकता है राहुल? नहीं राहुल, नहीं। मुझे अपनी शनाख्त चाहिए। मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ करना, लेकिन तुम मेरी मंजिल नहीं हो। और सबसे आखिर में मिस सरिता हम सबको अपनी नज्म सुनाएंगी। एहसासों की दुनिया से बेखबर एक मासूम ख्वाब
आ बैठा दहलीज पे मेरी वो मासूम ख्वाब, अब दहलीज पे मेरी न आहट न खटखटाहट, न पुकार न दस्तक, हौले से भीतर आहिस्ता से आकर वो मासूम ख्वाब कर बैठा पार दहलीज मेरी, वो मासूम ख्वाब अब करीब है मेरे। सिरहाने बिछाए फूल जज्बातों के, सेज सजाई चाहतों से उसने, लाली लगाई गालों पे हया की, लबों पे सुर्खी बोलती खामोशी की, लिबास पहनाया खुशियों का उसने, वो एक मासूम ख्वाब करीब से उठकर भीतर मेरे समाया आकर रूह में मेरी, वो मासूम ख्वाब अब रूह में मेरी। तस्वीर बदली, तदबीर बदली, पलों में उसने तकदीर भी बदली, रोम रोम में समाया वो ऐसा, सांसों की खुशबू वक्त की रफ्तार भी बदली। जिंदगी मौत, मौत जिंदगी में बदली, वो मासूम ख्वाब अब आकर सामने बैठा, वो मासूम ख्वाब अब सामने मेरे। होश गवाकर बेखुद होकर हवा सी बनकर हाथ पकड़कर पूछा मैंने, कौन हो तुम? वो हंसी मासूम मुस्कुराया, हवा में मेरे और करीब आया, संग संग मेरे अब शब्द भी पिघले। बोलो ना, कौन हो तुम? ख्वाब या हकीकत? नजरों से थामा, उसने शब्दों में बांधा, ठहर के बोला, ना ख्वाब ना हकीकत, मैं तो हूं तुम्हारा हकीकत सा ख्वाब, मैं तो हूं तुम्हारा हकीकत सा ख्वाब। शुक्रिया। आइए शान मियां, मैंने आपको रजिस्ट्रार को एक लेटर देने के लिए कहा था, वो आपने दिया उनको कि नहीं दिया? साहब आप बोले थे ना साहब वहाँ पे जाओ बोलकर, वो जो जिनके मुछें आधे सफेद आधे काले हैं, जो मोटे हैं साहब, उन्होंने पूछा कि जो क्यों आए। सब मैंने बताया कि जो है वो प्रोफेसर दानिश हसन ने जो है लेटर दिया है सर, और वो लेटर लेकर फाइल में रख लिए साहब। रजिस्ट्रार साहब ने तुम्हें नौकरी दी या नहीं दी? साहब मेरी बीवी बहुत परेशान कर रही है साहब। साहब और मेरा साला भी आ गया साहब, बहुत बड़ा बदमाश है साहब। अरे ये सब बातें तुम बाद में बताना, पहले ये बताओ कि रजिस्ट्रार साहब ने तुमसे क्या कहा? गरीबों की सुन लो साहब, आपके बच्चों को खुदा सलामत रखे। मेरे बच्चों का क्या हाल बताऊं साहब, बहुत शैतान की औलाद है। अच्छा अब तुम खामोश रहो, रजिस्ट्रार साहब को फोन करके मैं खुद पता कर लूंगा। क्या फोन करते हैं साहब, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ साहब। वो है ना सरफिरा आदमी, मेरे को झाड़ू मारने की नौकरी दे रहा था साहब। वो बोलते ना साहब, बाप को बाप नहीं बोलने वाला, पड़ोसी को चाचा क्या बोलेगा साहब। यानी कि तुमको झाड़ू मारने वाले की नौकरी मिल गई है? वही बता रहा हूँ साहब। रजिस्टर साहब है ना साहब, रजिस्टर साहब ने कहा जैसे जाने आपका नाम क्या है और आपका पहले काम किया है, और जो है थोड़ी देर तक मेरी फाइल देखते रहे, और उसके बाद कहा कि जो है एक झाड़ू मारने की जो है नौकरी है, करेंगे आप? क्या करता साहब, कोई नौकरी भी तो नहीं है। अच्छा तुम चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से निकल जाओ। क्या बोलूं साहब, गरीबों का दुखड़ा सुनने वाला कोई दुनिया में है इसने। अच्छी बात है, चलता हूँ साहब। चुपचाप जाओ, मैं बात करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम अस्सलाम। निगार, इस वक्त तुम यहाँ? मैं आपको तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। लेकिन मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? मैं आपके घर भी गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या है? बात यह है कि मेरी मम्मी को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने आज आपको चाय पे बुलाया है, इसीलिए। इसलिए? जी इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं, वो इस वक्त मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। मैं तुम्हारी अम्मी के साथ मुलाकात फिर कभी कर लूंगा। ये जरूरी काम नहीं है दानिश साहब। तो फिर मतलब कुछ नहीं, आप बैठिए गाड़ी में और चलिए मेरे साथ। मैं बैठ जाऊंगा तो ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव थी मैं ही करूंगी, चलिए। क्या मम्मी अभी तक क्लब से नहीं आई? जी नहीं आई मैडम। आओ दानिश, ये हमारा घर है। वैसे तो हम शिकागो में रहते हैं, पर कई बरसों में 1-2 महीने के लिए यहाँ आ जाते हैं। आज मम्मी ने बहुत टाइम लगा दिया, लगता है ब्रिज पार्टी में हार रही हैं। शानदार घर है आपका तो। ये सब चीजें मम्मी की पसंद की हैं, उन्हें सब चीज अच्छी चाहिए। हाँ, फिर तो वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। ओहो, कैसी बातें करते हो? मम्मी को फेमस राइटर और आर्टिस्ट बहुत पसंद है। बहुत अच्छी है मम्मी। जॉन, गेट खुला है, वहाँ भिखारी खड़ा है, जाके गेट बंद करके आओ। मम्मी, ये दानिश हसन है। आदाब अर्ज़ है। आदाब। निगार ने बोला तो था कि आप आज आ रहे हैं, पर क्लब में ब्रिज पार्टी थी। ये इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं और इंडिया के बहुत फेमस राइटर हैं। इनकी कहानियां जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश। मेरी कहानियां, नॉवेल सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। सुना तो है कि आप इंडिया के बहुत बड़े राइटर हैं। इनकी कहानियों पर अब टीवी सीरियल भी बन रहे हैं। ओह, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आओ बैठो। आप कौन सी ड्रिंक लेंगे? जी मैं ड्रिंक नहीं लेता हूँ। अरे, राइटर होके ड्रिंक नहीं करते? आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा दो? नहीं, सिर्फ ठंडा पानी। क्या अभी तक आपका फ्रिज ठीक नहीं हुआ? हाँ, नहीं। मम्मी, दानिश को आपकी पेंटिंग और स्टैचूज बहुत पसंद आए। वाकई आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये सब सेलेक्ट करने के लिए मुझे सारी दुनिया घूमना पड़ता है। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, दिन रात बिजी। बस घर में पार्टीज फिक्स करना मेरा ही काम, और घर का डेकोरेशन करना वो भी मेरा काम है। जब तुम शिकागो आओगे ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मम्मी ने दुनिया के सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग्स जमा करके रखी है। मैं तो चाहती हूँ कि आप वहाँ आइए। एक एंटीक स्टैचू का इजाफा और हो जाएगा। बड़े दिलचस्प बातें करते हैं आप। निगार, तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। दरअसल मैं आपसे यही बात करने आया था कि आप निगार को इंडिया में ही रहने दें। इंडिया? नो नो, निकी इंडिया में नहीं रह सकती। वो यहाँ सिर्फ शॉपिंग के लिए आती है, डायमंड्स, ज्वेलरी, कपड़े खरीदने। तो अपने साथ इस बार एक डेकोरेशन पीस और ले जाने आई है।
मुझे तो ये ताजुब होता है कि आप इतने बड़े राइटर होकर अभी तक अमेरिका नहीं गए। दरअसल अमेरिका मुझे पसंद नहीं है। एक बार जाकर तो देखिए अमेरिका। यहाँ इतनी गरीबी, गंदगी और पोल्यूशन है। इसीलिए मुझे ये पसंद है, क्योंकि यहाँ की गरीबी, गंदगी और पोल्यूशन इन सबको खत्म करना है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप खुद ही इन बुराइयों के जिम्मेदार हैं? सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी भी जिम्मेदार है। मैं? हाँ भाई, आप अपने साथ यहाँ का इतना बड़ा बिजनेसमैन जो वहां ले गए, इसलिए हम गरीब हो गए। और अब मैं इंडिया से कोहिनूर हीरा लेकर जा रही हूँ। टाइम हो गया, फिर मुलाकात करते हैं। खुदा। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। अम्मी। हाँ अम्मी जल्दी करिए, ऑटो आ गया। हाँ हाँ ठीक है, चलो। एक बात सुनो जी। तुम रोजाना शाम में जल्दी से घर आ जाना। ठीक है मेरी अम्मी। और फिर किसी अच्छे से होटल में अपने खाने का इंतजाम कर लेना। मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, समझ गए ना? उन्हें कोई भी होटल में खाना कहीं खोएगा उन्हें। मेरा घर नहीं है क्या? आप परेशान न हो, मेरे पास खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अम्मी को लेकर जल्दी से बस स्टैंड जा, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है? अच्छा चलो चलो। जल्दी आ, वहाँ से फिर मार्केट जाना है अपने। ठीक है। चल खुदा हाफिज। चलो अम्मी जल्दी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी बोलिए। जी आंटी जी ने कहा था कि उनके जाने के बाद खाने पीने का इंतजाम मैं करूं। देखिए आप खामोखा परेशानी उठा रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। जी जी मेरा मतलब है कि पड़ोसी का कुछ ना कुछ फर्ज बनता है ना। देखिए आप मेरे लिए जो परेशानी उठा रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तो अपने दोस्त के घर पर ही खाना खाऊंगा और आगे से प्लीज मेरे लिए इतनी परेशानी मत उठाइए। लेकिन ये अब नहीं लाई हूँ ना, तो प्लीज खा लीजिए। देखिए मेरे को अभी जल्दी में बस स्टैंड पहुंचना है, अगर आते वक्त भूख लगती है तो मैं जरूर खाऊंगा। है खाएंगे ना? हाँ जरूर, अभी आप जाइए प्लीज। बोलेंगे ना? हाँ बोलूंगा, जरूर बोलूंगा आपको।